हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका भाई आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में क्लास 9 की फिजिक्स आपकी जैसे चल रही थी एज इट इज़, उसी की क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने आपको संवेग के बारे में बताया था और गति के द्वितीय नियम के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम गति के तृतीय नियम के बारे में बात करेंगे और संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैंने क्या किया कि डिफिनेशन आपका लिख दिया गति का द्वितीय नियम का, लेकिन पहले मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, तृतीय नियम का कि ये चीज़ें होती क्या हैं, इसके बाद हम समझेंगे कि आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, हमने डिफिनेशन इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम बच जाए। ठीक है, देखो समझो इसमें होता क्या है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर, जो गति का तृतीय नियम है उसको एक बार मैं पढ़ देता हूँ, समझ लेना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। होता क्या है ये समझो। जैसे देखो नॉर्मल सी लैंग्वेज में आपको समझाऊं, जैसे आप इस दीवार पर मारते हैं, मान लो एक मुक्का इस पर मारा। ठीक है, दीवार पर आपने मारा, मान लो 5 न्यूटन के बल से मारा, तो दीवार भी आपको 5 न्यूटन के बल से ही वापस करती है। क्यों? जैसे आपने कभी भी दीवार पर आप ऐसे मारिए, या आप अभी बैठे हो मारिए कहीं पर, ऐसे मारेंगे तो आपके हाथ में क्या लगेगा? चोट लगेगा। तो वही चीज़ जो चोट लगता है आपका, तो चोट लगा क्यों? गति के तृतीय नियम से ही लगा कि आप दीवार पर मारते हैं तो आपके हाथ में चोट क्यों लगता है? क्योंकि जितने ताकत से आपने दीवार पर मारा, दीवार भी आपको उतने ही बल से, उतने ही ताकत से आपको वापस करती है। ठीक है, जैसे आप किसी को चाटा मारते हैं, दर्द उसे भी होता है, आपको भी होता है, लेकिन वो रो देता है। आपने मारा, सोचा वाह कितना बढ़िया मारने में मज़ा आया, लेकिन लगा आपको भी उतना ही, जितना उसे लगा उतना ही आपको लगा हाथ पर। यही होता है गति का तृतीय नियम। ठीक है, कि प्रत्येक क्रिया के बाद जो आप मारते हैं वो क्रिया कहलाती है। प्रत्येक क्रिया मतलब चाहे जो आप मारें, मतलब किसी किसी चीज़ को मारे, थप्पड़ मारे, किसी दीवार को मारे, या अभी और एग्जाम्पल्स मैं दूंगा अच्छे अच्छे उसके में। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के बाद के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, जैसे आपने इस बोर्ड पर मारा, मान लो 5 न्यूटन का बल मारा, तो विपरीत दिशा में दीवार भी आपको, आपने इस दिशा में मारा, दीवार आपको इस दिशा में मारेगी। प्रत्येक क्रिया के बराबर किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जो दीवार मारेगी आपको प्रतिक्रिया होगी, जो आप मारेंगे उसे क्रिया होगा। एग्जाम्पल समझना, देखो कैसे। जैसे मान लेते हैं ये आपका दीवार है, ये आपका क्या है? दीवार है। ठीक है, ये आपका क्या है? दीवार है। यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, और ये आपका मान लो हाथ है। ठीक है, इस तरह से। तो मान लेते हैं कि आपने इस पर बल लगाया F12, और दीवार भी आपको उसी तरीके से F21 बल से वापस करती है। पढ़े से क्या लिखा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ तक देखना। कहा क्या गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। बराबर शब्द आया है, तो जैसे आपने इस पर बल लगाया, कितने बल से? F12 बल से, ये भी आपको उतने ही बल से लगाएगी, तो F21 मतलब आपने यहाँ पर F12 बल से बल लगाया, किसी दीवार पर आपने F12 बल से बल लगाया, तो दीवार भी आपको F21 बल से आपको वापस करती है। यही होता है गति का तृतीय नियम। अभी इसमें मैं और सुधार करता हूँ। जैसे देखिए, अब बात आती है कि F12 और F21 होता क्या है, समझो। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि F21 क्या है, अगर आपसे मैं कहता हूँ कि F21 क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, कहेंगे कि वस्तु 2 पर 1 के कारण बल। ये कैसा बल होगा? ये क्रिया बल होगा। देखो कैसे, क्रिया बल। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये वस्तु 1 है, ये वस्तु 2 है। आप वस्तु 1 हैं, आपका जो दीवार है ये वस्तु 2 है। ठीक है, F21 इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु 2 पर 1 के कारण लगा बल। जैसे आपने इस पर मारा तो वस्तु 2 पर ही तो बल लगेगा, वस्तु 2 पर 1 के कारण लगा बल। अगर मैं आपसे कहता हूँ F12 का क्या मतलब होता है? F21 का मतलब होता है कि वस्तु 1 पर 2 के कारण लगा बल। इसका मतलब देखो, लगा बल क्या लिखा है कि वस्तु 1 पर
दो के कारण लगा बल, अब की बार किस पर लग रहा है, एक पर लग रहा है। तो वही चीज़ कि अगर आप क्या करेंगे, किसी वस्तु पर आप मारेंगे, किसी वस्तु पर आप मारेंगे तो इसके कारण इस पर बल लगेगा, ठीक है। वस्तु एक पर दो के कारण लगा बल, तो वो भी आपको वापस ही करेगी F12 बल से। तो इक्वल क्या होता है, F12 बराबर F21। जितना बल आप उसे लगाएंगे उतना ही बल आपको वापस करेगी। क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल सदैव भिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं, ठीक है। भिन्न वस्तुओं का मतलब जब दो, यहाँ पर आप हैं, यहाँ पर दीवार है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं ना, दीवार है, आप हैं, आपका भाई है, आपने अपने भाई को मारा तो उतनी ही तेज से आपके हाथ में भी लगा, दो भिन्न वस्तुएं हो गई ना, ठीक है। और एक चीज़ इसमें क्या देखना है कि जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होता है वो दो वस्तुओं के बीच में होता है, किसके, दो बॉडीज़ के बीच में, ठीक है, टू बॉडीज़ के बीच में होता है, क्योंकि दो वस्तुएं जब रहेंगी तभी ये प्रक्रिया संभव है। और क्या देखेंगे, कभी कभी आप देखते हैं कि यहाँ पर F12 बराबर -F21 रहता है, -F21 रहता है। ये क्या चीज़ है, इसको समझ लेना। होता यह है कि आप इस दिशा में बल लगाते हैं, आपने इस दिशा में बल लगाया तो दीवार ने भी आपको इस दिशा में बल लगाया, मतलब ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए विपरीत दिशा के लिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आता है। कहीं कहीं आपको F12 बराबर -F21 लिखा मिलेगा, या आपको कहीं F12 मॉडुलस में बराबर F21 मिलेगा। मॉडुलस का मतलब आप जानते होंगे, मॉड में हर एक चीज़ क्या आती है बाहर, प्लस का आता है, ठीक है बात। तो ये चीज़ आप समझ पाए कि गति का तृतीय नियम होता क्या है। ये आप डेफिनेशन लिख लेना, एकदम परफेक्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अब देखिए, अब कौन सा एग्जाम्पल आपको समझाया जाए। अब इसमें एग्जाम्पल और देख लेना, जैसे आप धरती से चलते हैं, जैसे आप चलते हैं तो जितना बल आप ज़मीन पर लगाते हैं, चलने में आपको बल लगाना पड़ता है ना, ऐसा तो है नहीं चलेंगे तो आप न्यूट्रल चलेंगे, नहीं, बल लगाएंगे आप तब आगे जाएंगे, ठीक है। तभी तो आप कहते हैं थक गया यार, बहुत दूर चला, ठीक है। तो बल लगा रहे हैं, जितना बल आप ज़मीन पर लगाते हैं उतना ही बल ज़मीन आपको वापस करती है। जैसे एक देखो रॉकेट जो होता है, रॉकेट जो होता है पहले वो ऐसे रहता है, ठीक है। जब इसको स्टार्ट किया जाता है तो यहाँ से बर्न होता है, जलेगा, तो जितना मतलब जलने पर जितना बल इसको लगता है, धरती भी उसको उतना बल लगाती है। जब फ्यूल ऑन होता है, फ्यूल क्या होता है, जैसे जब आप आग लगाते हैं तो ऊपर जाता है, ठीक है, तो पीछे देखेंगे उसमें क्या बरने लगता है, जलने लगता है। तो जितना बर्निंग होगा, ठीक है, मतलब कि जितना बरने पर इसके ऊपर लगेगा, मतलब ज़मीन भी उतना लगाएगी, उतना ये क्या होता है, नीचे की तरफ भी जलने पर नीचे की तरफ भी लगाता है और ज़मीन इसके ऊपर तक लगाती है। ज़मीन क्या होगी, इसके ऊपर को लगाएगी, ठीक है। और आप देखना, ये जब प्रक्रिया होती है तब ये क्या होता है कि पार कर जाता है, तब ये क्या ऊपर चला जाता है। और ऊपर जाने के लिए आपको मैं बताता हूँ कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर कोई रॉकेट को ऐसा ही बनाया जाता है कि वो आकाश को पार कर जाती है, ठीक है। आपका जो आकाश आप दिख रहा है ऊपर, उसको ये क्या कर जाती है, पार। 1 सेकेंड में आप 11.2 किलोमीटर अगर मान लो फेंक दो, अगर आपको कोई बॉल है, मान लो कि कोई बॉल है, अगर आप 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर मतलब 11.2 किलोमीटर फेंकेंगे, आँख झपकाए नहीं कि तुरंत वो 11 किलोमीटर चला गया, अगर इतने तेज़ी से फेंकेंगे तो बॉल कभी नीचे नहीं आएगी, वो बॉल ऊपर चली जाएगी, ठीक है। रॉकेट में भी यही चीज़ लगाया जाता है, साइंटिस्ट यही करते हैं कि ऐसा करते हैं कि वो 1 सेकेंड में 11 किलोमीटर जाए, 11.2 किलोमीटर जाए, जिससे कि वो कभी फिर वापस ना आए, ठीक है। वो क्या कर जाए, आकाश को, अपने वायुमंडल को पार कर जाए, ठीक है। ये बात हो गई, गति का द्वितीय नियम आपका हो गया। अब देखिए समझते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बेहद ही आसान लैंग्वेज समझेंगे, कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो पहले इसको आप नोट कर लें। अगर आपको ये चीज़ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यस। ऑफलाइन कमेंट भी आप कर दिया करो, जो चीज़ें आपको अच्छी लगें उसके बारे में ज़रूर, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। फिर हम समझते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत एकदम ईजी लैंग्वेज में। आइए दोस्तों समझते हैं कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। बहुत आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, देखो अगर कोई पूछ लेता संवेग संरक्षण का सिद्धांत होता क्या है, देखो होता इसमें है कि संवेग को, जैसे ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है।
तो संवेग भी वही चीज़ है कि संवेग को भी ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे भी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, संवेग संरचना का सिद्धांत में अगर कोई पूछे कि संवेग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है संवेग को। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब देखिए समझते हैं कि संवेग संरचना का सिद्धांत है क्या। देखो जैसे मान लेते हैं ये आपका कोई पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, m1 है। ठीक है, इसका वेग जो है वो u1 मान लेते हैं। एक यहीं पर दूसरा भी पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, m2 है, और इसका जो वेग है वो u2 है। ठीक है, मान लिया कोई पिंड है, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है और वेग उसका क्या है, u1 है। कोई दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान m2 है और उसका वेग क्या है, u2 है। अब इसमें टक्कर होता है, क्या होता है, टक्कर होता है, कॉलिजन होता है। ठीक है, टक्कर होता है। तो देखो टक्कर होने के बाद क्या होगा, ऐसे ही तो होगा, टक्कर ऐसे ही तो होगा, टक्कर ऐसे हुआ m1 m2, टक्कर इस तरह से हुआ। ठीक है, फिर टक्कर के बाद देखो जैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, देखो पहले आप यहाँ पर एक कंडीशन है कि जो आपका u1 है, u1 वो ग्रेटर देन होना चाहिए u2 की। क्यों ऐसा होना चाहिए, देखो ऐसा इसलिए होना चाहिए कि m1 m2 दो पिंड हैं, पहले का u1 वेग है, दूसरे का u2 वेग है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा कि दूसरे का वेग, जो दूसरा पिंड है उसका वेग कम होना चाहिए पहले वाले से। क्योंकि जैसे अगर देखो दो लोग टक्कर कब होगा, या तो पहला कुछ धीमे चलेगा और पीछे वाला कुछ तेज़ चलेगा, तभी तो टक्कर होगा। अगर आगे वाला बहुत तेज़ी से भागेगा तो पीछे वाला उसे कभी टक्कर नहीं कर पाएगा, टक्कर होना ज़रूरी है। ठीक है, क्या हुआ कि एक जा रहा था कम स्पीड से, दूसरा जब और स्पीड से आएगा टक्कर तभी होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि जो दूसरे का वेग है वो कम होना चाहिए पहले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो u1 इज़ ग्रेटर देन u2 लिख दिया। फिर टक्कर होता है, टक्कर के बाद भी ये लोग अलग ही तो होंगे। अरे अगर किसी को टक्कर कराओगे, लड़ाओगे, मान लो किसी को ऐसे लड़ाया, तो ऐसा तो होगा नहीं टक्कर के बाद चपक ही जाएंगे, चपकने के बाद छूटेंगे भी वो ना, लड़ने के बाद छूटेंगे भी। तो देखो द्रव्यमान तो उसका वही रहेगा m1 m2। ठीक है, पहले का जैसे m1 था ये भी m1 हुआ, दूसरे का m2 था ये भी m2 हुआ। ठीक है, लेकिन अब इसका वेग कितना वेग मान लेते हैं, ये लास्ट वाला है तो v1 और इसे v2, जिससे कि डिफरेंस थोड़ा दिखिए। ठीक है, नहीं तो अगर इसको भी u1 ले लेंगे, इसको भी u2 ले लेंगे तो डिफरेंट क्या रह जाएगा, इसलिए हमने इसको वेग v1 ले लिया, इसे वेग v2 ले लिया। अब ये बात समझना, कहता क्या है, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि संवेग संरचना का सिद्धांत, तो देखो अगर मैं पहले गोले का संवेग निकालूँ, संवेग आप जानते हैं P = क्या होता है, mv। देखो बिल्कुल आराम से समझाऊंगा, बहुत सारे टीचर अपने तरह से समझाते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम इजी वे में समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाए और फार्मूला याद हो जाए। ठीक है, देखो जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि पहले गोले का जो पहला पिंड है इसका संवेग क्या होगा, तो m1 u1, क्योंकि आप जानते हैं संवेग P = क्या होता है, mv। ठीक है, तो कितना हो गया, m1 द्रव्यमान हो गया गुणे में u2 वेग हो गया, u1 वेग हो गया। अगर मैं दूसरे का आपको कहूँ कि संवेग बताइए, तो ये संवेग पहले का हो गया, दूसरे का संवेग क्या होगा, दूसरे का संवेग हो जाएगा m2 u2। ये तो हो गया, लड़ गया, लड़ने के बाद इसका संवेग क्या हो जाएगा, पहले वाले का m1 v1 m2 v2, ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें होता क्या है इसको समझना। अब देखिए अगर मैं इस टोटल का संवेग निकालूं तो आप देखेंगे कि दोनों गोले का अगर मैं संवेग निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस का m2 u2। ठीक है, दोनों का संवेग ये हो जाएगा कि दोनों का जोड़ लेंगे m1 u1 प्लस m2 u2, और बराबर किसके हो जाएगा, जो दूसरा वाला टक्कर के बाद जो संवेग होगा, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के पहले का संवेग क्या हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2, और टक्कर के बाद संवेग क्या हो जाएगा आपका, m1 v1 प्लस का m2 v2, ये हो जाएगा टक्कर के बाद का संवेग। तो देखो ये संवेग संरचना का सिद्धांत कहता क्या है कि टक्कर के पहले जो संवेग होता है, टक्कर के पहले का संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद के संवेग के। तो देखो टक्कर के पहले जो संवेग था बराबर हो गया टक्कर के बाद के संवेग के, और क्या इसका मतलब क्या हो गया, टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, अर्थात संवेग हमेशा क्या होता है, नियत होता है।
संवेग क्या होता है, हमेशा संरक्षित होता है। संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ठीक है, संवेग क्या होता है, हमेशा नियत रहता है, संरक्षित रहता है। फिर से समझ लो, हमने क्या किया, पहला पिंड लिया, उसका वेग u1 है, दूसरे का पिंड m2 द्रव्यमान है, उसका वेग कितना है, u2 है। अगर मैं इसका पहले पिंड का अगर मैं निकालूं तो m1 u1, दूसरे पिंड का संवेग निकालूं तो m2 u2। टक्कर के बाद का संवेग तो m1 द्रव्यमान तो वही रहेगा, ठीक है, पिंड का द्रव्यमान तो वही रहेगा। वेग हमने डिफरेंट के लिए v1 ले लिया, m2 द्रव्यमान वही, v2 वेग ले लिया। पहले पिंड का निकाला m1 v1, दूसरे पिंड का m2 v2। अब देखो होता क्या है संवेग संरक्षण के सिद्धांत में कि टक्कर के जो बाद का संवेग होता है, टक्कर के बाद का संवेग वो बराबर होता है टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग। तो टक्कर के पहले संवेग कितना था, m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों को जोड़ लेंगे और टक्कर के बाद के संवेग के दोनों को जोड़ने के बाद बराबर कर देंगे। और यहाँ से आपको दिखेगा कि संवेग हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संवेग हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है कि असंरक्षित होता है, तो संवेग हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है, नियत होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो देखो छोटा सा एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाओ, ठीक है, एक फिक्स समझो कि होता क्या है सिस्टम। अब देखो इस पर अगर आपको क्वेश्चंस मिलता है तो क्या हो जाएगा कि आपको द्रव्यमान दिया रहेगा, ऐसे देखो ऐसे द्रव्यमान होगा कि द्रव्यमान m1 मान लो कुछ ना 5 दे दिया, 5 न्यूटन, या कि किलोग्राम, m2 दे दिया 10। आपको प्रारंभिक वेग मतलब इसका टक्कर के पहले के दोनों का वेग दे देगा, इसका मतलब u1 और u2 देगा। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए u1 बराबर 2 मीटर पर सेकेंड और जो u2 है इसे मान लो दे दिया था 3 मीटर पर सेकेंड। v1 आपको दे दिया जाता है 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आपको v2 की वैल्यू पूछता है तो निकाल सकते हैं आप, इसकी वैल्यू निकालो, इसको उधर लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा, m2 को नीचे लेकर जाएंगे भाग कर देंगे और u2 की वैल्यू आ जाएगी। देखो जब आपको मैं पढ़ाऊँगा न्यूमेरिकल्स कराऊँगा तो उसमें सभी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप समझ सकते हैं कि संवेग को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। संवेग निकालेंगे तो टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, अर्थात संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। इतना चीज़ें आप लिख लेना, ठीक है। अब ये हो गई आज की क्लास, थ्योरी की क्लास आपकी ख़त्म होती है। अब 1 या 2 क्लास में मैं आपको कुछ MCQs करा दूंगा और इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चंस करा देंगे, जिससे कि आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए, दूसरा चैप्टर बहुत जल्दी आपका खत्म हो गया, ज़्यादा कुछ इसमें था भी नहीं, ठीक है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण आएगा, उसको और अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं बिल्कुल आराम से बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो ऑफलाइन कमेंट जरूर करना कैसा आपको ये लेक्चर लगा, और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया, वीडियो देखने के बाद दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलिए, सो थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आई विल मीट यू नेक्स्ट सेशन। थैंक यू मेरे भाई।